क्या हाल है बेटा सब? क्या हुआ, इतने शांति क्यों बैठे हो? कोई किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, इतने शांत शांत क्यों बैठे हो? सब शांति है? 9th के बाद सीधा 11th में आ रहे हो? 10th किया है? कितने महीने? तो बेटा रिजल्ट आया आप लोगों का? क्या परसेंटेज आया? हालांकि पूछ के बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, फिर भी क्या रिजल्ट आया? हाँ बेटा 80, 87, 94, 97, 75, 91, 87, 74, 91। चलो परसेंटेज तो तुम सबके अच्छे आए हैं। बेटा ऑनलाइन वालों, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सबको आ रही है। चलो तो बेटा मुझे लगता है कुछ बच्चे लास्ट में भी आए थे जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड बिल्कुल नहीं पढ़ाई थी। कुछ ऐसे थे क्या कि जिन्होंने लिविंग वर्ल्ड कुछ भी नहीं देखा था? बोलो थोड़ा बहुत। आज एकदम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ल्ड से कुछ भी नहीं लिखना है, केवल कहानी सुननी है। नोट्स मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? आपका ये जो सारा नोट्स है वो आपके ग्रुप पे। क्या बेटा? हॉस्टल वाले कौन कौन है? हॉस्टल वाला 1 2 3। तो एक काम करोगे छोटा सा, थर्ड बैच में जाओ अभी। जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी लगे उसकी कॉपी ले आओ, बायो की रजिस्टर वाले नोट्स की कॉपी दे दो। है क्या उसके पास? है कॉपी? जाओ उसकी ले आओ। हाँ अभी ले आओ। क्या हुआ बेटा? हाँ ये भी है। चलो आप कल उससे मांग लेना, ठीक है? आप उससे कल यहाँ पे लेके आ जाना, या जो भी जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी मिले उससे कॉपी ले लेना आप, ठीक है? तो नोट्स का प्रॉब्लम सॉल्व, उसका पीडीएफ मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जो बच्चे हॉस्टल वाले हैं उनको मैं फोटोकॉपी करवा के यहाँ से दे दूंगा, ठीक है? और बाकी चाहे तो वो भी फोटोकॉपी करा सकते हैं, ठीक है? और लाइव क्लास के नोट्स ही मैं डाल दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है? तो आप बस सुनिए, समझिए। आज आपका दूसरा दिन होगा यहाँ पे हॉस्टल में। आप और आप कैसा लग रहा है हॉस्टल में? हाँ 17 जिले में? अच्छा साता जो बेंगलोर सतारा हाईवे वो वाला? अच्छा बेटा आप कहाँ से हैं? सातारा से हैं आप? ये पुणे बेंगलोर सतारा वाला हाईवे। अच्छा बेटा आप कहाँ से हैं? सिंपल वर्ड्स में बताओ। पिंपले? यही आसपास है? कितना दूर है यहाँ से? 3 आवर्स लगते हैं। और बाकी आप सब लोग हैं बारामती से? किसी के मम्मी पापा डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर हैं? अच्छा दो बेटा। तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो दिए थे क्या वो आप उसमें थे क्या जब मैंने पहली दूसरी क्लास ली थी? तो किसी बच्चे ने वो अटेंड किए या उसके लेक्चर बाद में देखा किसी ने? किसी बच्चे ने? देखो कल से जब मेरी क्लास होगी ना, इस रूम में आने से पहले ही आप एसी वेसी सब ऑन कर दो। एकदम ठंडा रहना चाहिए। पिक्चर हॉल में जाते हो ना, कैसे चलती है पिक्चर? चिल्ड ना, एकदम ठंडा। तो एकदम ठंडा रहना चाहिए, है ना? पानी वगैरह अपने पास रख के बैठो। अब सुनो आगे। दो बेटा, तो हमने उस लास्ट लेक्चर में मतलब पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि भाई नीट के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे मेहनत करनी है। उसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? बोलो कुछ भी।
कि सर हमें थोड़ा सा ये बताइए, कुछ भी किसी के मन में जो भी परेशानी है तो भाई हो भाई उस होटल वालों को, कौन से रूम नंबर में रहते हो वहाँ पे? 5 में? 5 तो अच्छा है रूम, पिछली साल मैं रहता था उसमें 4-5 महीने। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलो तो फिर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बायोलॉजी, कि सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में तो जान लेंगे क्या पढ़ते हैं। कि भाई तुमने बायोलॉजी की बात की थी कि भाई बायोलॉजी क्या है, क्या बताया था बायोलॉजी के बारे में? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी सर बायो मतलब होता है क्या, लिविंग, या आप लाइफ कह सकते हैं, और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, यही चीजें हैं। तो यानी कि सर ये जो लिविंग है और जो स्टडी है, इससे हमें ये पता चल गया कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, है ना। स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बेटा ऑनलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, हाउ मेनी आवर्स, किसी बच्चे ने पूछा सर हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। बेटा स्टडी के लिए कितने भी आप आवर्स पढ़ लो, कम तो नहीं होते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन में जितने भी पढ़ सकते हैं, जब तक, सबसे पहली बात क्या है ना कि आपका जो प्रेजेंट वर्क है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपका जो भी क्लास चलता है आपका, अगर उसका काम कंप्लीट हो गया, नोट से लेके होमवर्क तक जो भी आपको दिया गया है, जैसे आज का जो दिन है, आपने यहाँ पे जो भी पढ़ाया, सर लोगों ने आपको जो होमवर्क दिया, अगर आपका वो कंप्लीट हो गया है तो उतना तो आपको पढ़ना ही है। उसमें हो सकता है किसी बच्चे को 2 घंटे लगे, किसी को 4 लगे, किसी को 6 लगे, है कि नहीं। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो आप अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो आवर्स देख लीजिए कि हम कितने आवर्स में अपना ये सारा काम कर सकते हैं। तो प्रेजेंट, मान लीजिए आपका कुछ काम पास्ट का छूटा हुआ है, सबसे पहले प्रेजेंट का काम करना है, समझे क्या। जब प्रेजेंट कंप्लीट होगा तो पास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा करने को, समझे क्या। जब प्रेजेंट वर्क आपका हो जाएगा तो पास्ट में जितनी भी चीजें आपको कराई गई हैं, आप उसका करिए रिवीजन। क्या करिए, रिवीजन, जिससे कि आपको पता रहे कि हम क्या पढ़ चुके हैं, समझे क्या, क्या पढ़ चुके हैं हम लोगों को, ये कितना याद है जो 2 महीने पहले हमने पढ़ा था, क्या आज वो हमें याद है या नहीं, समझे। तो किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए ना उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बार 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 रिवीजन करोगे तो चीजें याद रहेंगी, और याद रहेंगी तो टेंशन नहीं आएगा, और एग्जाम तो 2 साल का पूरा जितना पढ़ोगे वहां जाके 3 घंटे में लिखोगे, कि भाई लिखोगे कि नहीं। तो जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आसान होगा उस पेपर के लिए, है ना। तो रिप्रेजेंट वर्क पूरा करो। मुझे लगता है प्रेजेंट वर्क आपका जितना भी होगा, अभी तो होमवर्क नहीं होगा कुछ भी क्योंकि रिसेंटली जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो रिवीजन करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आज से 1 महीने बाद चीजें बढ़ जाएंगी, समझे क्या। तो आपका प्रेजेंट वर्क जो भी चल रहा है पास्ट में, आज का डेट का काम आज में ही होना चाहिए। आप में से कोई भी अगर ये करता है ना चलो कल कर लेंगे, तो कल का भी तो होगा ना काम, नेक्स्ट डे भी तो क्लास होगी, उसका भी काम होगा, तो बर्डन आएगा धीरे धीरे। और जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसमें समझ में नहीं आएगा कि पिछले दिन ने क्या पढ़ाया था, समझे क्या। बायोलॉजी में तो चलो समझ में भी आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो सब उड़ जाएगा, फिर दुनिया वीरान लगेगी, गलियां परेशान लगेंगी, मोहल्ला सुनसान लगेगा, है ना। ऐसा होता है। तो इसलिए अपने प्रेजेंट वर्क पे हमेशा काम करिए, आपके पास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। पास्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए, फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगा, समझे क्या, है ना। तो ये जितनी भी चीजें अभी 2 साल के लिए चलेंगी ना, वो सब टेम्परेरी है। परमानेंट एक ही चीज होगी जब आपको सिलेक्शन मिलेगा, समझे क्या। आपका सिलेक्शन हो गया नीट में, आपको कॉलेज मिल गया, अब आप पढ़ने कॉलेज में जाओ मत जाओ, आपके जीवन में एक ठप्पा लग गया, आपके पास मोहर लग गई ना कि मैंने भाई गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिली थी, समझे कि नहीं समझे। तो आपने जीवन में आप उस चीज को हमेशा कह सकते हैं कि भाई मुझे कॉलेज मिला था, मैंने मेहनत की थी, समझे कि नहीं। आपको पुराने टाइम के लोग मिलेंगे आज में जो 80s के टाइम पर पढ़ा करते थे, वो आपको बताएंगे कि वो अपने, पहले तो क्या था, आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हो गए हैं, पहले तो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हुआ करते थे सारे स्कूल्स वगैरह, जीआईसी वगैरह बोलते थे हम लोग।
तो उसमें किसी किसी का नंबर आया करता था, जैसे 10th में कोई टॉपर रहा होगा तो उसको एडमिशन मिलता था 11th में उस GIC में पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज करके होता था वो, समझे। तो उसमें जिसको एडमिशन मिलता था वो अपने आप में ही समझ लो एक IAS ऑफिसर जैसा आदमी होता था, इतना ज्यादा पावर था उस वक्त उस कॉलेज का कि भाई उसमें सिलेक्शन हुआ, मतलब बहुत तेज है वो पढ़ने में। और 1970 के टाइम पे तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। और आज देखो, आज सबसे बड़ी बात, बच्चा पढ़ भी ले तो इंस्टाग्राम फेसबुक नाम की ये जो दो परियां हैं ये पढ़ने ही नहीं देती हैं, है ना। सर उस पर टिकटॉक खोल लीजिए आप, आपका पूरा दिन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। कुछ नहीं तो लोग वहां पे खाने को, जो फूड होता है हम लोग खाना खाते हैं, उस फूड को ही घर में लेके आते हैं अपने कमरे में, टिकटॉक ऑन करके, हाँ देखियो फ्रेंड्स ये मैं हूँ और मैं अपना खाना खा रही हूँ। तो इन सारी चीजों से 2 साल के लिए बच जाइए, ठीक है कि नहीं, ये आपको कुछ नहीं देंगी। और इंटरनेट एक ऐसी चीज है, आप अपनी पूरी जिंदगी लगा दीजिए फिर भी खत्म नहीं होगा। हो सकता है क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक ये बोले सर मैंने पिछले लॉकडाउन से अब तक सारा टिकटॉक देख डाला, अब कोई टिकटॉक नहीं बचा है? नहीं ना। पिछले साल भर से हम ही टिकटॉक ही देख रहे हैं बैठ के, कैसे करेंगे टाइम पास, समझे। मूवीज तो आ नहीं रहे हैं, है ना। तो देखो, इसलिए प्रेजेंट पर काम करिए, जितना भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है आप, और कॉपी मत करिए कभी किसी को। बच्चे क्या करते हैं ना कि एक दूसरे को कॉपी करते हैं कि ये मेरा बाजू वाला जो मेरा रूममेट ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है सुबह 4 बजे उठ के, तो क्यों ना सुबह 4 बजे उठ के मैं भी पढ़ूं, समझे क्या कि भाई। तो आप एक चीज समझिए कि कंगारू देखा है, सुना तो होगा कंगारू के बारे में, ऐसे उछलता है, उछल उछल के जाता है कि नहीं। तो बेटा अगर एलिफेंट ऐसे सोचे मैं कंगारू की तरह ऐसे उछल उछल के जाऊं तो अस्पताल नहीं मिलेगा उसको भर्ती करने के लिए, हाथ पैर ऐसे टूटेंगे उसके। सही बात कह रहा हूँ कि नहीं। अगर घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है कि नहीं। भैंस सोचे कि मैं भी ऐसे दौड़ूं तो, मछली सोचे कि बंदर तो ट्री पे तुरंत चढ़ जाता है मैं भी चढ़ जाऊं, क्लाइम कर सकती है वो। उसकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यहाँ तक कि उसको कोई सिखाएगा तब भी नहीं कर सकती, समझे क्या। तो कभी किसी को कॉपी मत करिए, हर बच्चे की अपने आप में क्वालिटी एक एबिलिटी होती है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आप अपने उस कंफर्ट जोन को पहचानिए कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ या नहीं। हो सकता है कि आप पूरी रात बैठ के पढ़ सकते हैं तो पूरी रात बैठ के पढ़िए, समझे कि नहीं समझे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन तक सोते ही नहीं है, केवल पढ़ते हैं, अगले 2 दिन दबा के सोते हैं, घर लुट जाए कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। मेरे मामा जी के लड़के थे, हम लोग कोटा पढ़ा करते थे, तो जब वो पढ़ते थे तो उनका एक ही काम रहता था कि जब वो पढ़ते थे तो अगले 2 दिन तक वो सोते नहीं थे, नींद भी नहीं आती थी वो। जैसे मान लो 2 दिन का छुट्टी भी पड़ गया या जो भी, अगले 2 दिन केवल वो पढ़ेंगे, चाहे उनका प्रेजेंट वर्क हो जाए पास्ट का जितना भी हो, अगले 2 दिन केवल वो पढ़ते थे। और उसके अगले 2 दिन रूम खोल के सोते थे, कुछ भी लूट के ले जाओ, ऐसा हाल रहता था उनका। 300 रैंक आया उनका IIT में, जनरल कैटेगरी से। तो इतना अच्छा वो पढ़ते थे, तो उनका कंफर्ट जोन था। मैं सोचूं कि मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ लूं तो मैं नहीं पढ़ पाता था ना, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपका जो भी कंफर्ट जोन है कि भाई मैं इस वक्त पढ़ सकती हूँ, मैं उस वक्त पढ़ सकती हूँ, उस वक्त पढ़िए, समझे कि नहीं। शाम को 6 बजे के बाद मुझसे बायोलॉजी का बी पूछोगे तो मुझे नहीं आता, मैं आपकी शक्ल भी नहीं पहचानता। फिर अगले दिन मॉर्निंग में आप मुझे मिलोगे तो मैं सब जानता हूँ, समझे क्या, क्योंकि सुबह से शाम तक ये खाली हो जाता है, सपने में भी बायोलॉजी आती है, समझे। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते चलिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं नहीं जा रहा। और किसी को लगता हो, डर लगे, अड़ोसी पड़ोसी आपको डराएं कि नीट तो बहुत टफ है, नीट तो बहुत टफ है, तो एक बात बताओ, जब कोई चीज टफ होती है तो उसको पूरा अचीव किया जा सकता है क्या? नहीं ना। तो नीट कितने मार्क्स का होता है? 720 का ना। मार्क्स कितने आ रहे हैं, आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं 720, तो फिर टफ कैसे हो गया? समझ में आई क्या बात? पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है? 720 का। हाईएस्ट मार्क्स कितने आ रहे हैं? 720। कॉलेज कितने नंबर में मिल रहा है? 650 पे, 600 पे। तो एक बात बताओ, पेपर टफ कैसे हो सकता है?
हो सकता है क्या टफ? आप मैक्सिमम बच्चों को देखोगे ना 500 की रेंज में आपको भर के बच्चे मिलेंगे, 400 से 500 की रेंज में, 400 से 500 मार्क्स के बीच में भर के, आधी से ज्यादा जनता इसी मार्क्स के बीच में रहती है। तो देखो 500 नंबर तो आप ले आए, खूब मेहनत की आपने, 500 नंबर आए, तो सिलेक्शन कितने पे हो रहा है? 550 पे ना। तो थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए ना, सिलेक्शन हो ही जाए। या फिर 500 के लिए भी मत करो। क्या समझे? जब भाई घर से दूर रह रहे हो, मम्मी पापा की याद आ रही है, यहाँ मेस का खाना खा रहे हो जिसमें पता नहीं क्या है, बहुत अच्छा है खाना, हालांकि मैं भी वहीं खाता हूँ, लेकिन घर से दूर रह रहे हो, परेशानियां झेल रहे हो, सुबह से शाम यहाँ बैठे हो, कष्ट दे रहे हो ना बॉडी को, सारे कष्ट तो झेल रहे हो ना, पढ़ भी रहे हो, मेरी बकवास भी सुन रहे हो, अगले 2 साल तक सुनोगे, हो सकता है मेरी जगह कोई और फैकल्टी पढ़ाएगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना तुमको। तो जब इतने मार्क्स ला सकते हो तो थोड़ा सा और पढ़ लो ना, 550 नंबर आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। जब किसी बच्चे का नीट में सिलेक्शन होता है ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो एक आईएएस ऑफिसर की इतनी इज्जत नहीं होती जितनी उस बच्चे की इज्जत होती है, पता है? गांव में से अगर किसी बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो गया ना, तो वो गांव वाले मूर्ति बना देते हैं उस बच्चे की। इंडिया में ये है प्रचलन, समझे क्या? फिर क्या है ना, वो भगवान हो गया, उस गांव में कोई बीमारी होगी ना, उसी बच्चे को पहुंच जाएगा, अरे छोटू तेरे बाबा को ये हो गया, पहचाना क्या? तो उस बच्चे का वो औकात होती है, उसको उस तरीके से पूजा जाता है, समझे क्या? एक आइए, किसी भी पोस्ट को इतना नहीं माना जाता जितना एक डॉक्टर को सम्मान दिया जाता है। आप जहाँ रहते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, सब ऐसे चलेंगे एकदम, बहुत अच्छे, रेस्पेक्ट अपने आप मिलती जाएगी। एक आईआईटी में सिलेक्शन वाले को नहीं मिलती है कुछ भी, लेकिन एक डॉक्टर को कभी देखा है आपने? एक डॉक्टर साहब जा रहे हो तो सब लोग उनको सलाम करते हैं कि नहीं? हाय हेलो करते हैं कि नहीं डॉक्टर से? वहीं एक भिखारी जा रहा हो तो उसको करते हैं क्या? तो डॉक्टर से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब मेरी शक्ल याद रखें, कल को मैं बीमार पड़ूंगा तो यही मेरा इलाज करेंगे। पता लगा बीमारी पेट में थी और दवाई दिमाग की दे दी। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए ये सोच लो कि सीट लेनी है ना तो गवर्नमेंट लेनी है, और तुमको तो एक ही चाहिए ना। कितनी चाहिए? 4-5 चाहिए? एक ही चाहिए ना, तो एक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ो, 500 ले आओगे, थोड़ा सा और ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो मन करे वो करो, कोई नहीं पूछेगा जिंदगी में कि क्या कर रहे हो। समझे कि नहीं? कभी गए हो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में? देखा है? तो वहां जाना, वहां देखना कि तुमको वो पता चलेगा कि वहां पे इंसानों की जगह जानवर रहते हैं, जो इंसान जैसे बोल सकते हैं। समझे? ऐसा ही बोला जाता है बॉयज हॉस्टल को। देखो, और किसी को कोई परेशानी? देखो फिजिक्स केमिस्ट्री खूब रुलाती है, चालू भी हो गई होगी रुलाना, है ना? तो एक बायोलॉजी है जो ब्यूटीफुल है, जो परेशान कम करेगी, समझे क्या? जिसकी क्लासेस भी सबसे कम लगेंगी, कंपेयर करोगे तो सबको। अब देखो बेटा, तो हम लोग बात की, हमने बायोलॉजी की, सर के बायोलॉजी क्या है, किसकी बात करेंगे बायोलॉजी में? हम अपने बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? अपने बारे में, हमारे घर के बाहर जो प्लांट है उसके बारे में बात करेंगे, समझे क्या? नहीं मतलब होगा कहीं बात। तो यानी कि सर जो भी लिविंग है हम केवल उसकी बात करेंगे हमारे इस बायोलॉजी वाले पार्ट में, समझे क्या? अब तो सर अब ये बताइए आगे वाली कहानी, कि हम जो लिविंग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग की। तो ये लिविंग क्या होता है, किसको कहते हैं लिविंग? बताओ। लिविंग इज फुल ऑफ अमेजिंग डाइवर्सिटी। देखो, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, और टेंशन फ्री होकर बैठो जैसे अपना ही घर है। हाँ, लिविंग कौन है? मुझे एक बात बताओ, ये प्रोजेक्टर ये जो दिखा रहा है, ये बोर्ड, क्या ये बोर्ड लिविंग है? ये पंखा चल नहीं रहा है, क्या ये लिविंग है? ये बेंच लिविंग है? ये दीवार लिविंग है? नहीं है ना? क्या मैं लिविंग हूं? मैं लिव क्या आप लोग लिविंग हैं? यानी कि सर
आप लिविंग है ना, तो मतलब आप लोगों में कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लिविंग है, कि भाई आप लोगों में कुछ तो ऐसा होगा ना जिसके लिए आपने कहा कि सर हम लोग कैसे हैं, लिविंग है। यानी कि सर कुछ तो फीचर है, क्या है, कोई तो फीचर होगा जिसकी वजह से ये टेबल जो है ये लिविंग नहीं है बट मैं लिविंग हूं, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ग्रोथ, ग्रोथ की बात की थी। दूसरी हमने किसकी बात की थी, रिप्रोडक्शन की। थर्ड हमने क्या बात की थी, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस एंड फिफ्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा के कोई भी किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स आपके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बस आप समझिए सब लोग जितने भी बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं। देखो बेटा, तो ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये दोनों कैसे हैं, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैसे हैं, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन ये बाकी के जो तीनों है ये कैसे हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो एक बात बताइए, सबसे पहली बात, जब भी कहा जाए ना कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहां पे लिखा है मैंने कि नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप अगर कहीं ग्रोथ देखें या रिप्रोडक्शन की बात हो तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लिविंग ही होगा, है ना। यही मतलब हो गया ना इसका। तो यानी सर यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन। क्या है, और डिफाइनिंग में मतलब विदाउट एक्सेप्शन। यानी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब ही यही है कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, समझे क्या। तो यानी कि सर ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कुछ तो है जो इसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा। तो देखो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहली हम बात करते हैं ग्रोथ की, है ना। तो क्या होती है ग्रोथ, क्या होती है, इंक्रीज इन मास या इंक्रीज इन वेट, कि भाई इंक्रीज इन वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स टिश्यू ऑफ अ सेल, है कि नहीं। यानी सर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म उसका मास में बढ़ना या उसका वेट में बढ़ना, समझे क्या, उसका मास में बढ़ना, उसका वेट में बढ़ना, उसका नंबर में बढ़ना, वो क्या हो जाएगा सर, ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर ये 1 साल का बच्चा है, ये मान लो ये कौन है, 1 साल का राजकुमार है ये, इसकी उम्र कितनी है, 1 ईयर ओल्ड है ये, जिससे आप आज मिले 2021 में, है ना। अगर आप इससे 10 साल के बाद आप इससे मिलते हैं तो ये बच्चे में क्या क्या चेंजेस होंगे, हाइट, साइज, है ना। यानी कि सर जो छोटू सा जो बच्चा था आज वो कितना हो गया होगा, बड़ा हो गया होगा। यानी कि अब सर इसका ये जो मुंह है वो बड़ा हो गया होगा, इसका ये बाकी का बॉडी भी बड़ा हो गया होगा, है ना। तो एक बात बताओ, क्या इसकी ग्रोथ हुई कि नहीं, इसका मास बढ़ा, इसका वेट बढ़ा, इसकी हाइट बढ़ी, तो ग्रोथ हो गई ना। अब तो ग्रोथ तो देख लिया हमने कि ग्रोथ क्या है। अब एक बात बताओ कि ये जो बच्चा है आप इससे फिर से 10 साल बाद मिले 2041 में, ठीक है। तो अब ये बच्चा कैसा मिलेगा आपको, और बड़ा मिलेगा। कोई ऐसा है जो ये कह रहा है कि सर ये फिर से हमें 1 साल का मिलेगा, हाँ पॉसिबल है क्या, क्या ये बच्चा अपने फिर से अपने बचपन में जा सकता है क्या। आप में से जो कोई भी, आपकी उम्र करीब मेरा 15 साल की होगी अभी, 14 से 15 साल, है ना। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अपने बचपन में वापस चला जाए, फिर से वही हरकतें करे जो बचपन में करते थे, पॉसिबल है क्या। नहीं, हरकतें तो कर सकते हो, दुनिया पागल कहेगी। तो यानी सर हम अपने बचपन में वापस नहीं जा सकते, इसका क्या मतलब है कि सर ये जो ग्रोथ हो गई है ये परमानेंट है। कैसी है, परमानेंट और इरिवर्सिबल है। मतलब रिवर्स हो सकते हो क्या, फिर से 1 साल के हो सकते हो,
नहीं हो सकते। मैं अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकता हूँ? क्या तुम रोक सकते हो? दुनिया का कोई लिविंग रोक सकता है? बूढ़ा भाई जो आया है ह्यूमन वो तो बूढ़ा होगा ही होगा। समझे कि नहीं? यानी सर ग्रोथ क्या है? मास में बढ़ना, वेट में बढ़ना, किसी भी सेल के, किसी भी टिश्यू के। अब उसका, अब जो ग्रोथ होगी उसके अंदर वो परमानेंट होगी और इरिवर्सिबल होगी। वो वापस से फिर से अपना 1 साल का नहीं हो सकता। समझ में आई बात ऑनलाइन वालों बच्चों? अब देखो बेटा आगे। अब आपको अभी जो ग्रोथ हुई है बेटा, ये किसके रिजल्ट है? किसकी वजह से हो रही है ग्रोथ? बोलो बोलो, पढ़ाया था ना मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म में से 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। याद आ रहा है? एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं सर? ये सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जब ये ज्यादा होंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, जब ये ज्यादा होंगी तो कैटाबॉलिज्म कैसा होगा? यहाँ पे कम होगा। भाई जब ये ज्यादा होंगी तो इसको होना पड़ेगा यहाँ पे कम, तभी तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी। समझे क्या? कैसी ग्रोथ होगी? पॉजिटिव ग्रोथ। समझे क्या? कैसी ग्रोथ होगी? पॉजिटिव ग्रोथ। अरे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, आप कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको बोला कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ये लो सारा रॉ मटेरियल जो भी चाहिए। आप दिन रात केवल क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग बना रहे हैं। ये 2 दीदियां दिख रही हैं, इनको बोला मैंने कि एक काम करिए, ये जो बना रहे हैं उसको तोड़िए। समझे क्या? तो इन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया जिस बिल्डिंग को आप बना रहे हैं। समझे क्या? तो आप कितने हैं? 6 लोग हैं बनाने वाले, तोड़ने वाले कितने हैं? तो आप ज्यादा बना पाएंगे ना, ये तोड़ कम पाएंगे। समझे क्या? तो बिल्डिंग अगर देखेंगे ओवरऑल तो कंस्ट्रक्टेड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि ये जो एनाबॉलिज्म मैं कह रहा हूं ये हो रहा है ज्यादा, और कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? तो ग्रोथ हमें ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। ठीक है। और जब ये कम हो जाए और ये ज्यादा हो, जब एनाबॉलिज्म कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रोथ कहेंगे, डी ग्रोथ कहेंगे। समझे क्या? ठीक है। ये है यहाँ पे कहानी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कैसी भी? अब सुनो आगे। तो बेटा देखो, आपको याद हो मैंने एक चीज पढ़ाई होगी आपको, कि जो हम ग्रोथ की इन सब की हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो तो एक सिंगल सेल का होता है। तुम लोग कैसे हो? मल्टी सेलुलर, है ना? हर एक चीज के लिए सर हमारे पास सेल छोड़िए ऑर्गन है हमारे पास पूरा, है ना? तो बेटा जब हम लोअर लेवल पे बात करते हैं, और लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर, जब हम लोअर लेवल पर बात करते हैं तो उसमें क्या बढ़ता है? उसमें नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जब हम हाइयर लेवल पर हम बात करते हैं तब क्या बढ़ेगा? ग्रोथ होगी, मास बढ़ेगा। समझे क्या? लोअर लेवल पे नंबर बढ़ेगा, हाइयर लेवल पे। अब आप कहेंगे सर मैं इसको याद कैसे रखूं? फॉर एग्जाम्पल ये भी एक बालक है, आज से 5 साल बाद क्या इसमें से 2 बन जाएंगे क्या? नहीं ना। आज से जब 5 साल बाद इससे मिलोगे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसकी ग्रोथ और हो चुकी होगी। समझे क्या? क्या इसमें से 2 हो चुके होंगे? नहीं ना। तो यानी कि हम लोग कैसे हैं? हाइयर लेवल वाले ना। तो हम लोगों का क्या बढ़ेगा ग्रोथ में? हम लोगों का मास बढ़ेगा। समझे क्या? क्या बढ़ेगा? मास। और यूनिसेलुलर में क्या होगा? नंबर बढ़ेगा। उसी को ही ग्रोथ कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? यानी कि सर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या कहते हैं? इंक्रीज इन नंबर, है कि नहीं? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है बेटा, ये दोनों सेम होंगे कि नहीं इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बोलो। क्योंकि ग्रोथ इनके लिए क्या है? नंबर में बढ़ना। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है? बेटा 1 सेकंड ना, मेरे पास। हेलो।
देखो बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अब देखो ग्रोथ, तो बेटा ग्रोथ जो मैंने पढ़ाई थी आपको, दो टाइप की पढ़ाई थी। कौन कौन सी पढ़ाई थी? एक तो पढ़ाई थी मैंने इंट्रिंसिक, है ना? एक हमने पढ़ी थी कौन सी? एक्सट्रिंसिक। दो टाइप की पढ़ी थी। तो बेटा इंट्रिंसिक जो है, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड। क्या है इसका मतलब? इनसाइड द बॉडी। मुझे एक बात बताओ, इस प्रोजेक्टर के अंदर कोई इनसाइड कुछ होगा? ग्रोथ होगी इसके अंदर? क्या ये जो बोर्ड लगा है इसके अंदर कुछ ग्रोथ होगी? इस दीवार के अंदर होगी क्या? इस फैन के अंदर होगी? तुम्हारे अंदर होगी, है ना? तो उसको, तो ये इंट्रिंसिक ग्रोथ किस में देखने को मिलेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझे क्या? किसमें देखने को मिलेगी? लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फोन को मैं चाहे कुछ भी कर लूं, इसके अंदर कोई ग्रोथ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती कोई ग्रोथ। तो यानी कि सर ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर, यानी किसी बॉडी के अंदर होगी। और कौन सी बॉडी? लिविंग बॉडी। क्यों भाई, समझे क्या? मैं इसको बाहर ऊपर धूप में रख दूं, हो जाएगा इसको कुछ? इस बेंच को ले जाके ऊपर रख दूं तो रोएगी क्या? कुछ नहीं कहेगी ना। तुमको ले जाके रख दूं तो बुखार चढ़ जाएगा सर, है ना? होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इंट्रिंसिक ग्रोथ समझ में आया। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की, मतलब आउटसाइड। क्या है ये? आउटसाइड ग्रोथ। ये कहाँ पे होगी? आउटसाइड द बॉडी। कभी मॉल वगैरह गए होंगे या मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा, कुछ वो टाइप के लोग मिलेंगे जो मिक्की माउस वगैरह टाइप के कपड़े नहीं पहन लेते हैं, पांडा वांडा टाइप के, मोटे से हो जाते हैं, बच्चों को डराते हैं। क्या वो एक्चुअल में वैसा है क्या? कि भाई, क्या एक्चुअल में वैसा है वो? नहीं है ना। तो यानी कि ये जो ग्रोथ है सर, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ये कहाँ कर रही है? आउटसाइड द बॉडी। कहाँ कर रही है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कार होगी, तो उस कार में आपने देखा होगा कि सर लॉकडाउन में पिछले 5 महीने से खड़ी है सर। अच्छी है कार, मान लो अच्छी है, तो बाहर खड़ी होगी, धूल मिट्टी आएगी, तो धूल मिट्टी इसके ऊपर जमा हो गई क्या? तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हो गई ना ग्रोथ? हुई कि नहीं हुई? यानी इसका क्या मतलब है एक्सट्रिंसिक का? कि एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। समझे क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस। किसी भी बॉडी के ऊपर किसी भी मटेरियल का इकट्ठा होना, वो क्या होगा? एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। सही में समझे क्या? तो मैंने इसके ऊपर ये मोबाइल रख दिया, थिकनेस हो गई ना। समझे क्या? क्लियर? तो इसको कहते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक मतलब जो इनसाइड से हो, अंदर से हो। भाई मैंने आपको खाना दे दिया कि लो बेटा खाना खाओ, वो आपके हाथ पर रख दिया। दुनिया की कोई सी भी ताकत है यहाँ पे, अगर खाना रख दिया जाए तो डाइजेस्ट हो सकता है क्या? है तुम्हारे पास ऐसा कोई मंत्र, हीम क्लीम बिलीम क्या मुंडा विच्छई नमः, और ये डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा बताओ, है क्या? तो यहां से रख के डाइजेस्ट नहीं हो सकता सर, अंदर ही लेना पड़ेगा, तभी तो सेल ग्रोथ होगी। यहां पर रखने से सेल ग्रोथ होगी क्या, ये बताओ? नहीं होगी ना। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि सर ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। समझे क्या? अगर आया कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, यस इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। समझे क्या? अब देखो नेक्स्ट, बेटा हमने ग्रोथ दो टाइप की और देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? यस, इनडिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, है ना? दो टाइप की देखी थी हमने। तो बेटा डिटर्मिनेट ग्रोथ का क्या मतलब है? लिमिटेड। क्या मतलब है? इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है? अनलिमिटेड। तो एक बात बताओ, अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होगी? प्लांट्स में होगी। और लिमिटेड ग्रोथ किस में होगी? एनिमल्स, मतलब ह्यूमन मान लेते हैं।
अब क्या होता है, कभी कभी बच्चे इस पर डिबेट करने लगते हैं, अरे सर हम लोगों में अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, है ना। हो सकता है आपके साथ वाले आपसे कभी डिबेट करें, तो एक बात बताना कि सर, उससे बोलना कि जब तुम 25 साल के हो जाओगे तो क्या तुम्हारा अलग से कोई कान आएगा क्या, अलग से कोई पांचवी छठवीं, पांच तो आएगी, छठवीं उंगली आएगी क्या, ऐसा कुछ होगा क्या, दो पैर दिए भगवान ने, तीसरा भी आएगा क्या, सिंपल सी बात बताओ, आएगा क्या, कोई ट्री दिखेगा उसमें ब्रांच आएगी कि नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, तो उसको कहते हैं क्या, अनलिमिटेड ग्रोथ। समझे क्या, क्लियर है। और देखो, और अपने दिमाग को ना अभी यहीं रखना, ये मत सोचना मम्मी ने सर जल्दी छोड़ दो, मम्मी ने वड़ा पाव बनाया है घर जाके खाना है ना। अपना सारा ध्यान यहीं लगाना, जिससे घर पे जाके कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ हमने पढ़ ली, तो मैंने ग्रोथ के लिए एक लाइन लिखाई थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बताया था, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये बताया था। तो देखो बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिवली मतलब अलग अलग। तो जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर एनिमल्स हैं कि नहीं, है ना, और हायर प्लांट्स मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, समझे क्या, मल्टी सेलुलर प्लांट, तो उनके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही अलग अलग इवेंट हैं। समझे क्या, समझे नहीं समझे। अब देखो ये लोग क्या करते हैं ना नीट वाले, कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है ना, इस एक्सक्लूसिव की जगह इंक्लूसिव कर देंगे। समझे क्या, क्या कर दिया उन्होंने। और आपको क्या लगेगा, लाइन तो बिल्कुल सही सही लिखी है ना। और पूछेगा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समझे क्या। तो नीट वाले जो है ना, एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी रहती है उससे खेलते हैं, कि उस बच्चे को क्या पता है इसका, क्या उसने ध्यान से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। समझे क्या, क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी। अब देखो बेटा आगे, तो ग्रोथ हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन, री से होता है फिर से, ठीक है, और प्रोडक्शन से मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन यानी फिर से प्रोडक्शन। तो सर हमने बचपन से एक लाइन पढ़ी है कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉपी, कि भाई प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉपी लाइक इटसेल्फ, कि भाई लिखते हैं ना लाइक इटसेल्फ। अब कोई बच्चा कहता है सर लाइक इटसेल्फ क्यों, भाई ह्यूमन का जो बेबी होगा ह्यूमन ही होगा ना, एलिफेंट तो नहीं हो सकता ना। एलिफेंट का जो बेबी होगा वो कैसा होगा, एलिफेंट ही होगा। समझे क्या। तो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉपी लाइक इटसेल्फ। और इसको हम एक नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं सर, ये क्या है, इंक्रीज इन नंबर। क्या कहते हैं इसको, इंक्रीज इन नंबर में बढ़ना, है कि नहीं। तो ये हमने पढ़ा था 9th-10th में। अब आ गए हम 11th में, तो हमने एक थोड़ा सा चेंज किया इस डेफिनेशन में, कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉपी लाइक इटसेल्फ, इट इज इट इज भूल गया मैं, reproduction is not only the production of a new copy like itself, but it is also the responsible for survival of that species that is present on earth। जो भाई जो भी स्पीसीज की पॉपुलेशन इस अर्थ पे आ रही है वो सरवाइव भी तो करे। ऐसा थोड़ी है कि भाई ह्यूमन का बेबी आया आते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। समझ में आ रही बात, कि जैसे ही जो भी कॉपी आ रही है नहीं, वो आते ही क्या कर गई, अल्लाह के पास चली गई। समझे क्या, यानी कि उसका सर्वाइवल भी जरूरी है। समझे कि नहीं समझे, तब उसको कहेंगे क्या, रिप्रोडक्शन, नहीं तो नंबर ही नहीं बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब जो ह्यूमंस हैं वो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है कि नहीं इस अर्थ पे, बोलो, है ना, सबसे ज्यादा फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उनकी स्पीसीज जा रही है क्या अल्लाह के पास।
हाँ बोलो ना, नहीं जा रही है सर कि भाई किसी को ब्लड से डर लगता है क्या? तुम सब डॉक्टर बनने वाले हो, ब्लड से तो डर नहीं लगता ना, किसी को नहीं लगता ना। एक बार मैं एक डॉक्टर से मिला था, हमारा एक ऑपरेशन था फैमिली में, तो मैंने उनसे पूछा, उनके हाथ पूरे ब्लड ब्लड में हो रखे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं सर आपको ये ब्लड से डर वर नहीं लगता है क्या, मतलब दर्द वगैरह नहीं होता है क्या कुछ भी? तो कहते मेरा थोड़ा ही है, सामने वाले का है ब्लड, दर्द होगा उसको होगा, ब्लड जाएगा उसका जाएगा, मेरा कुछ नहीं है। समझे? तो देखो आगे। अब बेटा रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे दो टाइप के, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। किसी ने पढ़ा था क्या? ये वाली क्लास किसी ने अटेंड की थी? कोई नहीं था क्या? आप थे? तुम में से कोई था? आप थे बेटा, आप थे? आप भी नहीं थे बेटा? आप दोनों? इसका मतलब हाँ या ना? ना, आप भी नहीं थे। हाँ तो मतलब पता रहना चाहिए ना कि आपने पहली बार पढ़ा है कि नहीं। तो देखो बेटा, तो रिप्रोडक्शन को मैंने बोला था कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना? तो मुझे बताएगा कोई कि क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? ये बेंच है, क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकती है? क्या मोबाइल फोन कर सकता है? क्या ये क्या नाम है इसका, फैन, ये कर सकता है? ये बोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। ये एसी कर सकती है? नहीं कर सकती। हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि ये तो नॉन लिविंग में देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है? बताओ। यस, जैसे कि आपने देखा होगा स्टेराइल ह्यूमन कपल, वो लिविंग है लेकिन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझे क्या? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि म्यूल्स, डोंगी और ऑट्स की मेटिंग से होता है म्यूल, वो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जैसे कि वर्कर बीज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें ये लिविंग है बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बेटा यही तो एक्सेप्शन है, किसका? रिप्रोडक्शन का। समझे क्या? अब अब मैं कह रहा हूं कि भाई जो रिप्रोडक्शन है वो नॉन लिविंग में भी होता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक पत्थर है, कितने केजी का? 10 केजी का। क्या मेरे पास एक स्टोन है इतना बड़ा, कितने केजी का है ये? 10 केजी का। खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, इसके 5 पीस हो गए। कितने पीस हो गए? 5, 2 2 केजी के। समझे क्या? तो नंबर बढ़ गया ना? बढ़ गया कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं? लेकिन ये स्टोन तो नॉन लिविंग है, और मैंने तो पढ़ाया था अभी कि नॉन लिविंग में नहीं होगा। एक्सेप्शन? और कोई एक्सेप्शन भाई? और कोई एक्सेप्शन? पैसे लाए कोई जिम में? 10 5 रुपए, 2 रुपए, कोई पैसे लाया? देखो, देखो बेटा, अगर रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में होता, ये कैसा है, तो मैं यहाँ बैठ के तुम्हें लेक्चर क्यों देता? घर बैठ के इसका रिप्रोडक्शन नहीं करवाता? तो तुम यहाँ लेक्चर लेते क्या? समझ में आया कि ये भी तो नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। कभी भी अगर कोई पर्सन आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दे, स्टोन वाला, ये स्टोन वाला एग्जाम्पल तो करेक्ट है, लेकिन बट ये रिप्रोडक्शन नहीं। समझे क्या? कि सर अगर होता है तो मेरा ये रहा 500 का नोट, 1000 करके दे दो। समझे क्या? यानी कि नहीं हो सकता। क्लियर? तो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये समझ में आया कि क्यों नहीं है ना? अब हम देखते हैं दो टाइप का रिप्रोडक्शन यहाँ पे। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो है, इसमें एक बात बताओ, गैमेट बनेगा क्या? मियोसिस होगा क्या? नहीं होगा ना? बेटा यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट होता है,
कौन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर केवल एक सिंगल पेरेंट होगा, कोई गैमेट नहीं बनेगा, कोई मेयोसिस नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ये प्रोसेस कुछ भी नहीं देखने को मिलेगी। गैमेट क्यों होगा बेटा? अमीबा में गैमेट कहाँ से आएगा? गैमेट होगा तो फिर एक और पेरेंट का भी तो होना चाहिए, तभी तो जाके मेट करेगा। यहाँ पे तो हम सिंगल पेरेंट की बात कर रहे हैं ना, क्या भाई? समझे क्या? अब सेक्सुअल में बात करें बेटा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, होगा कि नहीं? दोनों से 23 क्रोमोसोम आएंगे, आएंगे क्या? यानी स्पर्म और एग आएगा, ये दोनों क्या होगा? फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, यानी कि एक चाइल्ड बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो यानी कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होंगे, एक मेल और एक फीमेल। दोनों मेल मेल नहीं कर सकते, दोनों फीमेल फीमेल नहीं कर सकते, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल आएगा, है ना? फीमेल ये नहीं कह सकती मेरा मन 23 देने का नहीं है, मैं केवल 13 दूंगी। समझे क्या? और मेल ये नहीं कह सकता कि मैं 23 नहीं, मैं 40 क्रोमोसोम दूं, 40 क्रोमोसोम दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों की बॉडी से आएगा, वो फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो बनेगा, एक चाइल्ड डेवलप होगा। समझे कि नहीं समझे? यानी यहाँ पे आपको मियोसिस वगैरह, गैमेट फॉर्मेशन, ये सब देखने को मिलेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन आता है ये सेक्सुअल में कि भाई मियोसिस प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोसेस होगी कि नहीं होगी। बताओ, प्रोसेस होगी, ये सेक्सुअल में नहीं होगी, सेक्सुअल में होगी। मियोसिस कब होता है? देखो एक जनरल सी चीज बताता हूँ। इस मेल के पास कितना क्रोमोसोम है? 23 पेयर में, मतलब 46 है कि नहीं? इस फीमेल के पास कितना है? 46। अगर इन दोनों ने इक्वल अमाउंट दे दिया कि 46 46, तो उस बच्चे में कितने चले जाएंगे? 92। वो बच्चा जमीन पर आने से पहले ही अल्लाह के पास चला जाएगा। स्टेट बोर्ड से कोई बच्चा पढ़ा है यहाँ पे? स्टेट बोर्ड से आपके में एक चैप्टर होगा हेरिडिटी, इवोल्यूशन नहीं, एक 9th में एक चैप्टर होगा, आई थिंक 8th में या 9th में। 9th में एक जेनेटिक्स करके एक चैप्टर होगा, जिसमें आपको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़े होंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर, पढ़ा है क्या? सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वही है। मेंडल साहब के बारे में मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं, उसमें पढ़ा, उसमें पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या सिखाया गया कि एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, एक क्रोमोसोम कम हो जाए, कितनी डिफॉर्मिटी आ गई। और जब 46 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएंगे तब क्या होगा? वो बच्चा अदरक की तरह बढ़ेगा। समझे क्या? तो यानी कि सर ये 46 क्रोमोसोम नहीं जा सकते एक पेरेंट से, 23 जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं? क्रोमोसोम मटेरियल आधा हो गया कि नहीं? आधा हो गया ना? तो ये आधा जो करवा रहा है वो म्योसिस करवा रहा है। कौन करवा रहा है? समझ में आई क्या बात? म्योसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। आपने पढ़ा होगा, जो बच्चे स्टेट बोर्ड के होंगे उन्होंने 10th में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 में। याद आ रहा है किसी को? ट्विंस का कैरेक्टर, ट्विंस अलग चीज है, वो तो एक दो चले गए, वो स्प्लिट कर गए, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं तो बॉडी में बात कर रहा हूँ कि हमारी बॉडी में 46 की जगह 92 क्रोमोसोम हो गए हर एक सेल में, तो क्या होगा? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। समझे क्या? उसमें तुमने तो उसमें ट्विन भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, स्टेट बोर्ड में, है कि नहीं? 3 में चैप्टर नंबर 3 में दे रखा है ना, ट्विन। तो मियोसिस को बोलते हैं क्या? रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे क्या हो गया? हाफ हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए एसेक्सुअल में नहीं मिलता। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो तो बेटा, कुछ एग्जांपल्स पढ़ाए थे मैंने एसेक्सुअल के, कुछ टाइप्स देखो। इस एक पढ़ाया था मैंने, स्पोर फॉर्मेशन। क्या पढ़ाया था? स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड मैंने पढ़ाया था
स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बाई फ्रेगमेंटेशन, क्या वो बेटा, बाइनरी फिजन, हाँ वही बाइनरी फिजन, बाई फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेक्स्ट बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बाद रीजनरेशन, है ना। तो देखो बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, कुछ एल्गी है, फंगस है, स्पोर्स बनाते हैं। फ्रेगमेंट में क्या होगा, कुछ फिलामेंटस एल्गी रहती है, क्या रहती है, फिलामेंटस एल्गी, इस तरीके से बड़ी एक फिलामेंटस एल्गी होगी, समझे क्या। अब कुछ वाटर वेव्स वगैरह, वाटर करंट आएगा, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और फिर से एक नया फिलामेंट बनाएगी, समझे क्या। तो ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, समझे कि नहीं समझे। अब एक और एग्जांपल इसका, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट, क्या है, प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट, वहां पे भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से एक स्टेज आती है प्रोटोनीमा में, मॉस प्लांट के अंदर एक स्टेज आती है जिसको प्रोटोनीमा बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे इस तरीके से यहाँ पे बर्ड निकलते हैं, फिर ये बर्ड फर्दर यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाएगा और फिर फर्दर जर्मिनेट करेगा, नया प्लांट बनाएगा। तो ये एक फिलामेंट है जिसको प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्लांट बोला जाता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है फ्रेगमेंटेशन का। बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है बाइनरी फिजन, बैक्टीरिया में। और कहाँ देखने को मिलेगा, अमीबा में देखने को मिलेगा, क्या बेटा, हाँ यूग्लिना में देखने को मिलेगा। बडिंग आपने देखा होगा, सर ईस्ट में पढ़ा था मैंने, सर मैंने हाइड्रा में भी पढ़ा था, एक आउटग्रोथ हो जाती है सर एक बॉडी में, फिर फर्दर वो आउटग्रोथ डिटैच हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, पढ़ा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रूट, स्टेम, लीव्स में देखने को मिलता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। अब रीजनरेशन की बात करते हैं, तो बेटा दो चीजें होती हैं, एक रीजनरेशन और एक ट्रू रीजनरेशन, समझे क्या। आपने अब तक जो पढ़ा होगा वो रीजनरेशन पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा होगा, रीजनरेशन। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको मजा आ रहा है ना, आवाज पहुंच रही है ना मेरी, देखो बेटा, रीजनरेशन आपने देखा होगा, छिपकली देखी है ना, आपने देखा होगा कभी कभी छिपकली के पास टेल नहीं होती है उसकी, खो देती है वो, जब वो डेंजर वगैरह में होती है तो अपनी टेल को छोड़ देती है। तो यानी कि जब वो छिपकली अपनी टेल को छोड़ देती है तो उस टेल के अंदर नई छिपकली आती है क्या, नहीं ना, उस छिपकली के अंदर नई टेल आती है ना, समझे क्या। तो फॉर एग्जाम्पल रीजनरेशन किसको कहते हैं, जो लिजार्ड में आपने देखा अभी, समझे क्या। सेम टू सेम स्टार फिश में भी देखने को मिलता है। एनिमल किंगडम में इकाइनोडर्म्स पढ़ लिया तुम लोगों ने, एनिमल किंगडम में फाइलम इकाइनोडर्म्स पढ़ लिया, नहीं पढ़ा। तो जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा, जो स्टारफिश होती है ना, जब वो अपने कुछ ऐसे डेंजरस पोजीशन में होती है, उसको डेंजर वगैरह लगता है, तो उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी जो उसकी आर्म्स होती है ना, उनको बॉडी से डिटैच कर देती है, बॉडी से अलग कर देती है, हाँ, और फिर फर्दर उसमें नया ब्रांचेस आ जाती हैं उसकी फिर से, समझे क्या। तो रीजनरेशन तो ये हो गया कि सर लिजार्ड का जो लॉस्ट पार्ट था उसकी जगह दूसरा पार्ट आ गया, समझे क्या, उसने रीगेन कर लिया। ट्रू रीजनरेशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेन एरिया, सुना होगा। इस प्लेन एरिया किस तरीके से मान लो फ्रेगमेंट कर दिए हमने दो, तो 1 2 3 आपको 3 नए प्लेन एरिया मिलेंगे, समझे क्या। इसकी पूरी बॉडी यानी वो जो फ्रेगमेंट हुआ है ना वो पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। ऐसा देखने को यहाँ पे ट्रू रीजनरेशन में देखने को मिलता है प्लेन एरिया के अंदर, क्लियर। तो ये है सारे एसेक्सुअल के एग्जांपल्स, एज इट इज रट्टा मार लेना, जब तक 2 साल का यहाँ पेपर दोगे भर भर के आएगा ये क्वेश्चन,
नीट वालों ने भी पूछा है इट इज, ठीक है। कोई से भी 3 और 4 इन सबको दे देंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल होगा, आपको चूज करना है और ऑप्शन टिक करना, समझे। तो रिप्रोडक्शन खत्म, कोई डाउट किसी को रिप्रोडक्शन में कुछ। अब चलते हैं मेटाबॉलिज्म पे। हाँ बेटा, एसी ठंडी लग रही है क्या? जो मेरी क्लास में आओ ना तो ब्लैंकेट संग लेके आना। आप लोग तो बैठे हैं, है ना, दिमाग चल रहा है मेरा, ये हो रहा है गर्म, है ना, मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, तो बॉडी मेरी निकाल रही है हीट, समझे। मुझे तो इसकी बहुत जरूरत है। कल से आराम से एक ब्लैंकेट साथ में लेके आना और क्लास में बैठना, है ना, आराम से 15-20 मिनट सो जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एसी ऑफ कर दो, ये वाला कोई कर देना बेटा, रेड वाला एक बटन दबा दो बस, वो वाला बंद कर दो। हाँ, ये तो कुल्फी बन जाएगी। दो बेटा, मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, क्या होता है मेटाबॉलिज्म। हाँ देखो बच्चे ऑनलाइन, देखो बच्चे कितने एकदम एक्टिव बैठे हुए हैं, क्या लगा के, चलो कुछ भी है, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कर तो रहे हैं ना। बच्चे गूगल की बात करते हैं, विकिपीडिया खोल के बैठे रहते हैं, पूरा विकिपीडिया पूछ लेते हैं। मैंने बेटा अभी तुम डॉक्टर बनोगे तब जरूरत पड़ेगी उन चीजों की, है ना, यहाँ पहले पेपर क्लियर कर लो, ज्ञानी हम बाद में बन लेंगे। देखो क्या होता है मेटाबॉलिज्म बताओ। Sum total of all the chemical reactions which are occurring in our inside the body। आप कहोगे सर कि सर अकरिंग इनसाइड द बॉडी का क्या मतलब है, आउटसाइड क्यों नहीं है। खाना रख लो यहाँ पे, बताओ, डाइजेस्ट हो जाए तो बताओ, एब्जॉर्ब हो जाए तो बताओ, समझे क्या, समझ में आया क्यों कहा गया है इनसाइड द बॉडी। खाना खाते हो, सांस लेते हो, है ना, हार्ट सर्कुलेशन का कार्य लड़का कर रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं आपकी बॉडी में, उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर रहे। कोई ऐसा है जो खाना खा के अपने स्टमक को बोले डाइजेस्ट मत करना खाना, कोई ऐसा है कि भाई नहीं है ना, यानी हम इनको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इसका कहने का मतलब ये है सर, ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं। ये लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन की, डाइजेशन की, एक्सक्रीशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, क्या भाई है क्या। कोई एक ऐसा पर्सन जो रात के 9 बजे के बाद 2-2 पैग लगा लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा राजा वो होता है, तो वो अल्कोहल ले ले और अपने ब्लड ट्रांसपोर्टेशन को बोले कि अल्कोहल तो ले लिया, एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में नहीं घूमना है क्या पॉसिबल, नहीं है ना। तो यानी कि बेटा बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी में होती रहती है ना, तो उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी, वो सब के सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, समझे क्या। ये फैन शो करेगा क्या मेटाबॉलिज्म, नहीं। इस बेंच को मैं ऊपर छत पर रख दूं तो कुछ मेटाबॉलिज्म शो करेगी, तुम लोगों को रख दूं तो कुछ शो करोगे, ऑब्वियसली करोगे ना, रोने लग जाएंगे सब, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सिंपल प्रोकैरियोट से लेके कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो ये बोल दे कि सर ये जो मेटाबॉलिज्म है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि टोटली ये क्या है, विदाउट एक्सेप्शन, समझे क्या, टोटली विदाउट, है ना। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो बेटा हजारों केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं एक बार सांस लेने में। कुछ नाम सुना होगा आपने, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी साइकिल, सुना है कि नहीं सुना है ना।
तो इस तरीके से अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म होने के लिए दो टाइप का रिएक्शन होगा जो हमने अभी पढ़ा था, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो देखो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है ना, वो कोई मुझे बता सकता है? यस, देखो भाई, फोटो सिंथेसिस और इसमें क्या है, रेस्पिरेशन। तो देखो होता क्या है कि एनाबॉलिज्म जो है ना, इसको समझो। मैंने आपको बोला था बेटा कि आप सबको मैंने कहा था ना एक बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो ब्रिक्स लेके, सीमेंट लेके, सैंड लेके, उसको ही लेके सारा का सारा भी बिल्डिंग बना रहे थे ना। तो अभी ये जो बिल्डिंग आपको बनी हुई दिख रही है, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? लेकिन जो ब्रिक है, जो सीमेंट है, वो तो सिंपल है ना। समझे क्या? यानी कि आपने वो दो दो चार चार जो भी ब्रिक्स थे, जो भी मटेरियल था सिंपल वाला, उसको जोड़ जोड़ के आपने पूरी एक बिल्डिंग बना दी। समझी क्या? तो यानी इसको क्या कहते हैं एनाबॉलिज्म को, कि सिंपल पार्टिकल को हमने जोड़ जोड़ के क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। अब ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? समझे क्या? इसका एक स्ट्रक्चर है कि नहीं? आप इसको पूरा फिर से तोड़ दीजिए, यहाँ पड़ा रहेगा नीचे, कुछ है क्या इसका? फिर कुछ भी नहीं है ना। तो ये बिल्डिंग बन गई ना, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? अब ये जो बिल्डिंग बन गई, आप इसको तोड़ दीजिए, सिंपल पार्टिकल में तोड़ दीजिए, तो हो गया ना कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O मिलके क्या बनाता है, C6H12 ग्लूकोज बनता है कि नहीं? है ना। ग्लूकोज कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये दोनों कैसे थे, सिंपल पार्टिकल थे कि नहीं? है ना। अब जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं सर, ये जो ग्लूकोज होता है इसी का ही तो ब्रेक डाउन करते हैं, तो भाई वो क्या रिलीज होता है, CO2 एनर्जी। बोलो, किया कि नहीं किया? सर पहले तो हमने क्या किया, सिंपल पार्टिकल को लेकर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाया, फिर फर्दर हमने उसका यूज किया, तो हमने उसको कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल पार्टिकल। समझे क्या? दुनिया का कोई ऐसा आदमी है जो खाना खाता रहे और बॉडी से एक्सक्रीशन ना करे? पॉसिबल है क्या ऐसा कि स्टोर करता रहे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो देखो, तो ये दोनों ही चीजें हमारी बॉडी में होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपनी डाइट के हिसाब से, बॉडी की नीड के हिसाब से ज्यादा खाना खाते हो, बहुत खाना खा रहे हो, 4 टाइम का एक ही टाइम में खा लेते हो, है ना। तो एक्सेस न्यूट्रिएंट ले रहे हो ना, बॉडी को दे रहे हो कि नहीं? तो वो क्या, उसका क्या होगा फिर बॉडी में, फैट डिपोजिशन होगा, कन्वर्ट होगा किसमें, फैट में। जब आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब वही फैट तो कन्वर्ट होगा सिंपल पार्टिकल में। समझे कि नहीं? जो मोटे लोग होते हैं, रनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, पेट वगैरह बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है कि नहीं? तो फिर वो पतले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका फैट जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है। समझे क्या? क्योंकि बॉडी को उस वक्त की एनर्जी की नीड थी, तो कहाँ से मिली उनको, फैट से मिली। तो फैट आया, उसने बोला कि लो भाई मुझे डाइजेस्ट कर लो। समझे क्या? इसीलिए तो पतले हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दो टाइप के ये रिएक्शंस हैं जो बेटा होते ही रहेंगे। इसके बाद कोई और क्लास है क्या आपकी? ये आखिरी क्लास है। और देखो, अब आपको मैं एक चीज बता दो, टेस्ट ट्यूब का नाम सुना है आपने? टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, है ना बेटा। टेस्ट ट्यूब जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन है वो तो लिविंग है। समझे क्या? इसीलिए तो कहा था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, द सम टोटल ऑफ द ऑल द लिविंग रिएक्शंस अकरिंग इन इनसाइड द बॉडी। समझे क्या? मेरी बॉडी के बाहर ये जितनी भी चीजें सब क्या है, नॉन लिविंग है मेरे लिए। समझे क्या? क्योंकि मैं यहाँ पर रख लूंगा और खाना डाइजेस्ट हो जाए तब तो मैं मानूं। समझे कि नहीं समझे? तो टेस्ट ट्यूब खुद में नॉन लिविंग है, लेकिन उसके अंदर जो रिएक्शन है वो कैसी है, लिविंग है। तो ये चीज ये इंश्योर करती है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है,
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, समझे क्या, कि वो लिविंग के अंदर ही होगी। क्लियर है कि नहीं, है ना। अब देखो बेटा, आपने देखा होगा बच्चे एक सवाल और पूछते हैं कोमा पेशेंट का, कि सर ये जो कॉमा पेशेंट होता है, अच्छा कॉमा पेशेंट का इसमें नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कॉन्शियसनेस में, वो यहाँ पे नहीं है इसका, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में कोई और कुछ और पूछना है किसी को, जितने भी है ना एनिमल प्लांट हो कोई भी हो, सबके सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। आप किसी दो चार अब मान लो कोई दो चार रिएक्शन होती हैं जो लिविंग है, तो आप उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है ना, सम टोटल लाया गया है, सम ऑफ द टोटल, समझे क्या, सारी की सारी जितनी भी टोटल रिएक्शन है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया। किसी दो चार रिएक्शन को आप लिविंग नहीं कह सकते, समझे कि नहीं समझे। भाई रिएक्शन जो हो रही है वो तो लिविंग है, लेकिन क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है कि नहीं, क्या पता, समझे कि नहीं समझे। ये है मेटाबॉलिज्म की कहानी, तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस, छोड़ दें क्या, क्या कह रहे हो, नहीं बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो तो सही, आज के लिए बहुत है। चलो रुक जाओ, पहले तो ऑनलाइन वालों को विदा कर देते हैं। देखो एबिलिटी टू सेंस, देखो ऑनलाइन वालों को देखो, आज मुझे लगता है कोई भी नहीं सो रहा है क्लास में ना, आज कोई भी नहीं सो रहा है। देखो कितने एक्टिव है, इतने एक्टिव तो मैंने आज तक नहीं देखे। बेटा कॉन्शियसनेस बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, वॉइस आ रही है। हम तो कभी नहीं सोते बेटा, बेटा आप नहीं होंगे कोई और बैच वाले होंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है, नोट्स में डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, तो वहां से सारे कॉपी कर लेना, ठीक है।